बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन। स्टेट की कुछ खुसूसियात होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें हमने कहा कि उसकी पूरी बाउंड्रीज होती हैं, उसकी एक पॉपुलेशन होती है, उसके अपने रिसोर्सेज होती हैं और उसका एक डिफेंसिव सेटअप होता है। दैट इज द स्टेट। फिर आ जाता है कि व्हाट इज नेशन स्टेट। नेशन स्टेट में हमने एडिशन की। नेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि उसका कोहेसिवनेस का लेवल क्या है, वो कितनी आपस में यूनाइटेड है। अगर वो कुछ चीजें तो कॉमन शेयर कर रही है, लेकिन उसमें वेरिएंस और डाइवर्जेंस भी बड़ी है व्यूज की, ओपिनियंस की, वो फिर कोहेसिव स्टेट नहीं काउंट होती, वो नेशन स्टेट नहीं काउंट होती। यानी अभी वो एक नेशन नहीं बने, अपनी चंद एक चीजों की वजह से दे आर लिविंग टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ कन्फेडरेशन, यू कैन से, यानी एक लिटिल बाइंडिंग फोर्स की वजह से। लेकिन नेशनहुड में उसकी आइडियोलॉजी, बिलीव्स, उसकी वैल्यूज बड़ा काउंट करती है, उनकी एथनिक बैकग्राउंड भी काउंट करती है। तो दीज आर द सीमेंटिंग मटेरियल दैट गिव्स अ इंप्रेशन ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन और द स्ट्रॉन्ग नेशनहुड। अब दुनिया में सब जो भी स्टेट्स हैं अब खुद को कह देती हैं कि वी आर ए नेशन स्टेट। तो लिहाजा जब इंटरनेशनल रिलेशन में हम स्टडी करते हैं तो हम स्टेट को एज ए नेशन स्टेट ही डिस्कस करते हैं। लेकिन उसमें फिर ऐसे भी है कि वो जो मैंने कहा वेरिएंस और डाइवर्जेंस, इख्तलाफात मुल्क के अंदर जगह जगह पैदा हुए हुए हैं और स्टेट्स में सिविल वार तक नौबत पहुंच जाती है। तो वो नेशन स्टेट तो दूर की बात, वो एज ए स्टेट भी बिहेव नहीं कर रही होती। उसमें कई ऑटोनमस रीजन्स डेवलप हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर यूक्रेन आपके सामने है। अब यूक्रेन में क्राइमिया और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है, वो वो तो उससे डिसोसिएट ही हो गया। वो लिंग्विस्टिकली डिफरेंट था, वो वैल्यूज के हवाले से डिफरेंट था। तो लिहाजा फाइनली क्या हुआ, और फिर जंग ही शुरू हो गई। इसी तरह सोमालिया में हो रही है, तो वहाँ फिर एक सिविल वार है। इसी तरह सूडान में हुई, लेकिन जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अल्टीमेटली साउथ सूडान को अलग ही करना पड़ गया। इसी तरह स्कॉटलैंड ने कहा कि मैं बरतानिया से अलग होना है, तो बरतानिया ने कहा सिंस इट्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री हम रेफरेंडम करवा लेते हैं। अब रेफरेंडम में वो 48% से ज्यादा वोट नहीं मिल सके, लिहाजा वो स्कॉटलैंड इज स्टिल पार्ट ऑफ यूके। लेकिन वो किसी वक्त भी डिसमेंबर हो सकता है और एक इंडिपेंडेंट बन सकता है। गोया कि वो एक नेशन स्टेट इन रियल सेंस नहीं है। एकेडमिकली जब आप बहस करेंगे किसी से तो आप कहेंगे कि वहां तो डाइवर्जेंस का लेवल बड़ा स्ट्रांग है। फिर हमने बात शुरू की ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया अब देखें 1648 में आता है, लेकिन उससे पहले यूरोप की क्या कंडीशन थी कि वहाँ मुख्तलिफ जो प्रिंस थे या किंग्स थे, इन उनकी स्टेट्स बनी हुई थी और उसकी कोई बाउंड्री भी इतनी मुतय्यन नहीं थी। तो बट दे केप्ट ऑन फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। उस पर जो रीजन थी फाइट की, वो बन गई ज्यादातर कुछ रोमन कैथोलिक हो गए, कुछ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हो गए। तो ये जो डिफरेंस ऑफ उनके थॉट्स में आ गया, तो इसकी वजह से जंगें शुरू हो गई, इस वजह से जंग शुरू हो जाती है। लेकिन इससे पहले वो अपने अपनी टेरिटरी में ताकत के बलबूते पर इजाफा करने के लिए जंगें होती थी। 16वीं सदी से पहले यही दुनिया में जारी था कि जिसके पास ताकत है वो अपने एम्पायर बिल्डअप करता जाता है, आगे से आगे फौजों के जरिए कब्जे करते जाता है। जैसे चंगेज खां आपके सामने है, मंगोलिया से उठता है तो वो दजला फरात तक आ जाता है, उधर वो हाफ ऑफ द टर्की भी कैप्चर कर लेता है। वहां फिर वो आगे उसको उसी तरह के ट्राइब मिलते हैं तो वो रुक जाता है। ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ आईआर की टर्म में कहते हैं पॉलिटिकल डायनामिज्म, कि व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस इन मैन्स नेचर, व्हाट फोर्सेस हिम और हर टू गो फॉर वार। फिर किस तरीके से अपनी सिक्योरिटी के तरीके निकालता है। तो यही हुआ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में। जब इन्होंने देखा कि हमें बड़े नुकसान सबको हो गए हैं, बड़ी जंगें हुई, 30 साल में बंदे मर गए, तो फिर एक ट्रीटी किया। फिर सब ये मान गए कि हर एक की जो स्टेट है उसकी बाउंड्रीज का तयन करें और उसे सॉवरन करार दें। तो सॉवरेनिटी पहला असूल जो तय होता है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में पॉलिटिकल साइंस में लफ्ज इंट्रोड्यूस हुआ, सॉवरेनिटी का।
इसलिए उसको बार बार हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को रेफर करते हैं कि उसमें कहा कि दीज स्टेट्स आर सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है कि वो खुद मुख्तार है, उसके मामले में किसी दूसरी स्टेट को राइट नहीं है इंटरफियर करे किसी भी हवाले से। अब उसके बाद क्या मसला हुआ कि सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाते थे फिर बड़े ताकतवर मुल्क, जो आज तक जारी है कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं छोटे ममालिक में इंटरफियर करते हैं, और वो फिर कहती हैं कि देखें वी आर ए सॉवरेन स्टेट एंड यू आर इंटरफियरिंग विद आवर सॉवरेनिटी। और ताकतवर जो है ये हमेशा कहता है मेरा राइट है। सॉवरेनिटी का मतलब है कि यू आर फ्री टू फॉर्म इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। लेकिन बड़ी ताकत कहती है मैं जैसे कहती हूं वैसे फॉरेन पॉलिसी बनाओ। फिर इन बड़ी ताकतों ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने। इसके जरिए मैनिपुलेट करते रहे, यानी कंकरर्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर जो फाते थे उन्होंने एक ब्रेटन वुड में अमेरिका में एक जगह है तो वहां वायदा किया और दुनिया को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे इदारे दिए कि जो दुनिया में गरीब ममालिक हैं उनकी मदद की जाए। इस तरीके से उनके मामलात में ये इंटरफियर भी करते हैं। अब उनकी मजबूरी से फायदा भी उठाते हैं, अब आईएमएफ के पास भी जाते हैं, ये भी उसी ब्रेटन वुड्स सिस्टम का हिस्सा है। तो वो फिर कहते हैं कि अगर आप हमसे पैसे लेने हैं, आपने मसाइल हैं आपके, तो फिर आपकी जो पॉलिसीज हैं वो इस तरह चार्ट आउट करें जो कि हमारी इंटरेस्ट को भी सर्व करें। अब ये चीजें क्या हुआ कि अब ये सॉवरेनिटी को इंटरफियर करने वाले की चीजें जब आईआर स्टडी करते हैं कि सॉवरेनिटी को मुतासर क्या चीजें करती हैं, वो दूसरे मुल्कों के इंटरफियरेंस के अंदाज हैं। क्या अंदाज हैं? ये डब्ल्यूटीओ भी एक अंदाज ही है, वो आपको बताता है कि आप अपनी ट्रेड की पॉलिसी कैसे बनानी है। अच्छा, यूएनओ भी एक अंदाज है। यूएनओ कहता है आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, दिस इज रॉन्ग। आप कहते हैं हम सॉवरेन हैं, हम जो मर्जी करें। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एनजीओज भी हैं इसमें, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अकेली स्टेट्स ही नहीं है। तो ये कहती हैं कि आपके मुल्क में करप्शन बढ़ी है। वो किसी मुल्क का डेटा लेकर सारी दुनिया को बता देते हैं कि इस मुल्क में इतनी करप्शन हो रही है। वो एमनेस्टी इंटरनेशनल कह देती ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। वॉच डॉग्स हैं दुनिया में, एनजीओ जिसे हम कहते हैं, वो सारी दुनिया में बदनाम करेंगे उस मुल्क को। यानी एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि सॉवरेनिटी के नाम पर आप ये नहीं है कि मुल्क के अंदर जो मर्जी करें। इंसान के कुछ ऐसे हकूक होते हैं जो आप नहीं मुतासर कर सकते। फिर यूएनओ में बहसें हुई तो फिर आ गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अच्छा, फिर कई मसाइल के गुर्बतें हैं, गुर्बत में एक दूसरे को हेल्प आउट करना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आ गए, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए कि दुनिया में पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ के मसाइल को कैसे एड्रेस किया जाए, या कोरोना पैंडेमिक जैसी चीज़ें हों। तो ये जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, एक इंडिविजुअल की हैसियत से दुनिया में सर्वाइव करने का कॉन्सेप्ट दुरुस्त नहीं है। दुनिया इंटरडिपेंडेंट हो गई है, इंटरकनेक्टेड हो गई है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है। ग्लोबलाइजेशन के कई फेसेट्स हैं। अब ये कोरोना जो है इसका वायरस तो वुहान में डेवलप होता है। अब वुहान चाइना का एक छोटा सा शहर है। अब दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है कि वो जो जरासीम था, वायरस, वो कौन सा नेकेड आई से नजर आता है। तो दुनिया में मोबाइल है इंसान, तो जो भी कैरियर है उसका, उस वायरस का, वो अगर लंदन जाता है तो ही कैरीड द वायरस आल्सो अलोंग विद हिम। तो ही infused or injected or introduced that virus in लंदन आल्सो। फिर वहां से लंदन से कोई बंदा न्यूयॉर्क गया दूसरे दिन, तो ही कैरीड द सेम वायरस टू न्यूयॉर्क आल्सो। तो विद इन 24 and 48 आवर्स द वायरस इज ग्लोबल नाउ। ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन। फिर दुनिया के और अंदाज से स्टडी किया कि एक वर्ल्ड को एक ग्लोबल यूनिट के हिसाब से भी देखना चाहिए। अब ये स्टेट की सॉवरेनिटी से आप निकलकर इंटरडिपेंडेंस और इंटरनेशनल सोसाइटी के एरिना में दाखिल हो गए। राइट नाउ वी आर इन दैट। इसलिए बेशुमार हमारे अलायंसेस हैं। फिर हम सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अपने तौर पर या अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दूसरे मुल्कों से ठीक ठाक एसोसिएट होते हैं।
तो गोया कि सॉवरेनिटी उस सेंस में नहीं रही, वी आर सॉवरेन, लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स वी आर कोऑपरेटिंग, कोलैबोरेटिंग, or I mean having deep relation with other countries as well. So much so हमने बाउंड्रीज को भी माइनस कर दिया when we frame the European Union. अब मैं देखें वही सॉवरेनिटी के लफ्ज से, नेशन स्टेट के लफ्ज से उठाऊं कि यही यूरोप जिसमें बेशुमार नेशन स्टेट थी, इन्होंने अपने बॉर्डर्स को इरेज कर दिया, वहां के वीजा खत्म कर दिया, ट्रेड जो है ओपन कर दी, और टैक्सेस बिल्कुल जो ट्रेड से रिलेटेड टैक्सेस होते हैं उसे अबॉलिश कर दिया, और यूरोपियन यूनियन एज वन कंट्री बिहेव करना शुरू कर दिया। अब ये है कि ये डिफ्यूजन और द इरेजिंग ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज फ्रंटियर्स, ये दुनिया किस तरह जा रही है, इंटरनेशनल सोसाइटी, ग्लोबल एनवायरनमेंट में जा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस आर गोइंग ऑन, उसके अंदाज बदले। जैसे मैंने कहा कि कजाफी को जब टॉपल करना था तो नेटो की फोर्सेस ने उस पर बम्बार्डमेंट की, यूएनओ की नहीं, नेटो की फोर्सेस ने की और उसे टॉपल कर दिया। सद्दाम जबकि एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है यूएनओ, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल पर सबका इत्तेफाक है कि दुनिया में अगर पावर का इस्तेमाल करना है तो सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल कर सकती है। लेकिन हुआ क्या कि जब अमेरिका ने देखा कि मैं अब इतना ताकतवर हूं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, तो लिहाजा उसने नेटो को कहा कि आप बम्बार्डमेंट करें और कदाफी को टॉपल करें, वो हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। इसी तरह सद्दाम को उसने देखा कि नेटो रजामंद नहीं हो रही, तो उसने फिर क्या किया, सिर्फ 2 मुल्कों को साथ मिलाया, स्पेन और यूके को, और सद्दाम को टॉपल कर दिया। अब क्या है कि जब आप देखें कि टू व्हाट एक्सटेंट वी आर सॉवरेन नाउ, अगर आपको ये सवाल हो तो उसका ये सारा मैं जवाब दे रहा हूं। आर वी सॉवरेन टू दैट एक्सटेंट और द इन रियल सेंस? नो।